नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट में आज हम बात करेंगे देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ से बदतर हालात की, बाढ़ के प्रकोप की। देश में बारिश का दौर जारी है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और जान माल को भारी नुकसान हो रहा है। बाढ़ की वजह से नागालैंड में भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पर रोड अवरुद्ध हो गए हैं। तमाम तरह की समस्याएं वहाँ खड़ी हो रही हैं। इसी प्रकार असम में सैलाब के कारण 5 और लोगों की मौत हुई है। गुरुवार तक मरने वालों की संख्या असम में 45 हो गई थी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जान माल को काफ़ी नुकसान हुआ है। नदियाँ उफान पर हैं अपने और कई क्षेत्रों में वहाँ बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुस रहा है और नुकसान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार होती बारिश ने प्रमुख नदियों को उफान पर ला दिया है और इस कारण कई तरह की समस्याएं भावी खड़ी हो रही हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, उड़ीसा, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। सबसे ज़्यादा नुकसान आसाम में हुआ है। 45 लोगों की मौत हुई है और करीब 17 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और हरिद्वार समेत कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ और यमुनोत्री रास्ता बंद हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम की बाढ़ पर और हुए जानमाल पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर नजर रखने को कहा है। इधर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितेंद्र कुमार सिंह ने हालात का जायजा लिया है और हर संभव मदद का वादा किया है। बाढ़ से उपजे इस हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह है बाढ़ की? क्यों इतना नुकसान हमारे देश में होता है? क्यों जान माल की इतनी हानि होती है? क्या हिमालय से जो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में आती हैं वो उसकी वजह हैं? क्या भारी बारिश इसकी वजह है? तमाम इसके जो कारण हैं, जो पहलू हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभिलाष जी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या शहरीकरण इसकी वजह है? तमाम इसके पहलू हैं। अभिलाष जी, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल हम देखते हैं भारी जान माल की हानि होती है। क्यों है ये? देखिए, एक बात मैं शुरुआत में ही बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बाढ़ का जो फिनोमिना है या जो व्यवस्था है, ये बहुत ही प्राकृतिक व्यवस्था है। बाढ़ बारिश के ऊपर सीधे सीधे निर्भर करती है और जैसी जैसी बारिश ज़्यादा बढ़ती जाएगी, नदियों के आसपास के क्षेत्रों में निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा। इस खतरे को, बाढ़ को कई सारे लोग जो पर्यावरण में काम करते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो बाकी लोग भी हैं, वो ये मान के चलते हैं कि बाढ़ जो है ये अवश्यंभावी है और इससे नदियों का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है और आसपास के खेतों में बहुत न्यूट्रिएंट्स के साथ में नई मिट्टी और नया खाद उससे उपलब्ध होता है। लेकिन बाढ़ के साथ में जो विपदा का जो उसका रूप है, जिसके कारण जान माल को नुकसान होता है, उसको संभालना हमारी स्टेट की और सरकारी एजेंसीज़ का काम है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन भी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो पहले ये बताता है कि कितनी बारिश होने की संभावना है, किस नदी में कितनी बाढ़ होने की संभावना है। अब जैसे कोसी नदी का उदाहरण दूं मैं आपको, तो कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो लगभग हर 50 से 100 किलोमीटर पे अपना कोर्स या अपना मार्ग बदलती है। तो जब वो इस साल बदलती है तो जिस जगह पर सूखा होता है, जहाँ पर पानी नहीं होता, लोग आके बस जाते हैं। अगले साल वहाँ पर बाढ़ आती है तो लोग उससे मरते हैं। तो बाढ़ से जो सावधानियां बरतना चाहिए, उसके लिए समय समय पर सूचनाएं जारी करना सरकार का काम है और लोगों को भी सुनना उसका काम है। वो जब नहीं होता है तो आसाम में जैसे ब्रह्मपुत्रा में लगभग हर वर्ष पिछले 100 साल से बाढ़ आती ही रही है।
तो बाढ़ के जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है, या बाढ़ का जो एरिया या नदी का जो कैचमेंट एरिया होता है, बारिश जहाँ पर गिरती है उसके आसपास के जो जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों की बसाहट नहीं होना, वहाँ पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग या किसी तरीके की भवन का न बनना या किसी भी तरीके से वो नहीं होगा तो पानी अपने आप अपने कोर्स पर जाके समुद्र में मिल सकता है। ये तो हुई एक बात। लेकिन जैसा अभी आपने देखा होगा बाढ़ में इम्फाल शहर में पानी घुसा हुआ है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। बहुत सारे शहर, आसाम के 32-33 जिलों में से 24 जिलों में पानी घुसा हुआ है और करीब 50 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। आप 44 कह रहे हैं लेकिन 50 से ज़्यादा लोग मर गए। तो जान माल का तो ये नुकसान को कम करना ये निश्चित रूप से हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एजेंसी है नेशनल लेवल पे उसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज का। अब जैसे आसाम की सरकार को ये न मालूम हो कि ब्रह्मपुत्रा में कब बाढ़ आने की संभावना है, इस बात पे मैं विश्वास नहीं रख सकता। तो निचले स्तर पर जो जिला प्रशासन है किसी भी राज्य का या किसी भी जिले का जो नदी के आसपास है, उनका काम है कि लोगों को वहाँ से हटाए पहले ही, और जैसे ही बाढ़ की सूचना मिलती है उसके चलते वो उस लोगों को, आपको मालूम होगा कि सुनामी वगैरह जब होती है तो इसलिए सरकार ने नियम बना के रखा है कि समुद्र से 500 मीटर दूर, 500 मीटर अंदर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसका अर्थ ही यह है कि सुनामी आए या कोई बाढ़ आए या किस तरीके से समुद्र का पानी बहुत अंदर तक आए तो भी लोगों को नुकसान नहीं होगा। तो बाढ़ आने से लोग मरना जरूरी नहीं है। बाढ़ के जो फायदे हैं उसको हमको देखना चाहिए, और बाढ़ को हम किसी भी तरीके से विपदा के रूप में जब वो कन्वर्ट होती है उसको रोकने के लिए जो भी संभव हो, अब यहाँ से टीम भेजी जाएगी, 50 लोग जो 40 लोग जो मर गए हैं उनको हम कुछ मुआवजा देंगे, उसके बजाय ये करना चाहिए कि बाढ़ उन लोगों तक नहीं पहुँचे, उन लोगों का इवैक्यूएशन समय पर हो जाए, उनकी जो पशु है उनकी जो वो है उनको सबको हटा दिया जाए, तो जिससे उन लोगों का नुकसान, जो नदी के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे कोई भी बहुत बड़ा जो जिसको रईस आदमी कहते हैं या बहुत बड़ा रिच आदमी वो तो नहीं रहता है, आपको मालूम है। जी अभिलाष जी, अगर देखते हैं अगर हम 3 वर्गों में इसको बांटे बाढ़ की जो समस्या अपने देश में है, एक तो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उसके कारण बाढ़ आती है, एक है हैवी रेनफॉल जिसके कारण बाढ़ या पानी जमा होने की समस्या खड़ी होती है, तीसरा कारण मैं समझता हूँ जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें घटती हैं प्राकृतिक रूप से उसके कारण बाढ़ का समस्या खड़ी होती है। जहाँ पानी होगा अतिरिक्त मात्रा में वहाँ पर उसके नुकसान की संभावना है, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट की टैक्टिक्स या फ्लड मैनेजमेंट के टेक्निक्स भी अब बहुत काफ़ी एडवांस हो गए, काफ़ी प्रगत हो गए हैं। तो हमको बाढ़ से निपटने की जो उपाय योजना है उस पर बहुत ही कड़ाई से अमल करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जान माल का जो नुकसान है ये कभी भी कम नहीं होगा और लोग मरते रहेंगे। लेकिन हमारे देश में दिक्कत ये है कि हमारे देश में आदमी के जान की कीमत बहुत कम आकी जाती है। मतलब हम उसको मरने देते हैं और उसके बाद में मुआवजा देते हैं। पहले ये होना चाहिए कि उस आदमी, उसका परिवार, चाहे खेतिहर मजदूर हो या कोई किसान हो या नदी के पास में रहने वाला कोई ग्रामीण हो, कोई आदिवासी हो, वो नहीं मरे और वो बाढ़ का संकट उसके सामने नहीं आए। इसके लिए उपाय योजना करने के बाद हम बाद में बारी टीम भेजते हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें जाएंगी, तो फ्लड आने वाले उस समय वो पूरे एरिया का इवैक्यूएशन हो जाए। मान लिए इस रास्ते पर इस नदी में वो आने वाली है बाढ़, तो बारिश कब हो रही है, बारिश जैसे आज हुई और दूसरे दिन बाढ़ आती है, ऐसा नहीं होता है। पानी जब इकट्ठा होता है, नदी का अपना एक सिस्टम है, उसमें से जब पानी बह के निकल जाता है, जब कभी रोका जाएगा या उसके बाद फिर उसके पात्र में से जब पानी बाहर फैलेगा तो बाढ़ का रूप विकराल होगा और उसके आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतें होंगी। अभिलाष जी, पत्रकार के रूप में आप सरकार को भी कवर करते हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है उसको भी आप करीब से देखते हैं, वो चाहे आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 3 ऐसे क्षेत्र हैं अपने देश में, अगर मैं बात बिहार की करूं, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से नुकसान होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नुकसान बहुत होता है, हिमाचल जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं उसमें नुकसान बाढ़ से होता है, पंजाब और हरियाणा में बाढ़ से नुकसान होता है, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम बहुत प्रभावित होता है। आसाम होता है और नॉर्थ ईस्ट के लगभग 6-7 राज्य जो हैं सबको दिक्कतें होती है। ये 5-6 प्रदेश हैं जिसमें हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, बाढ़ के कारण लोगों को जान माल की बहुत नुकसान होता है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितना बाढ़ प्रबंधन की दृष्टि से काम होना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब हमारे देश को स्वतंत्र होकर 70 साल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, पर्यावरण का जो विषय है वो भी बहुत लोग समझने लग गए हैं,
और हमारे देश की जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं बहुत सालों से, जो ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, ब्रिटिश एजेंसीज़ ने शुरू करी थी, उसके बाद भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे यहाँ के लोगों ने उसको देखना शुरू किया। तो सेंट्रल वाटर कमीशन एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसका काम है कि नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखे। यदि कोई विपदा होती है तो हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उसकी क्षेत्रीय वो हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि जब बारिश गिरती है तो उसका जो प्रेडिक्शन होता है, उसका जो पूर्वानुमान होता है, वो कितना सही है। आज भी कई लोग कहते हैं कि जो कुछ साल पहले पूर्वानुमान होता था उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पूर्वानुमान होने लगता है। लेकिन मैं इस बात से इसलिए वो ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ कि 4 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बारिश खूब आने वाली है, लेकिन बारिश आई नहीं रही है। लेकिन जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पहले लोगों से पूर्वानुमान लेकर उनको बसाने का, उनको हटाने का काम कुछ कर नहीं रही। तो सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या साइंटिफिक इसके जो डिपार्टमेंट्स हों, उन लोगों की जो जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, वो ज़मीनी उस पर परिवर्तित होते हुए दिख नहीं रही, और इसीलिए इतने सारे लोग मरते हैं हमारे। तो मूल बात यह है कि लोगों की जान माल को सुरक्षित रखना ये निश्चित रूप से सरकार का काम है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे। और आपने जिन राज्यों का नाम लिया, उन राज्यों में कई वर्षों से हर साल लोग मरते हैं और हम सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि उनके वो यहाँ तक एक अभिलाष जी, उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए आवंटित किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ प्रबंधन होता है, इसको लेकर भी हर बार सवाल उठता है। नहीं, देखिए, इसके ऊपर समय समय पर कैग जैसी इंस्टीट्यूट, जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, इन्होंने या बाकी लोगों ने भी अलग अलग समय पर मुद्दे उठाए हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि गंगा जैसी बड़ी नदी में उसकी वो जिन 5 राज्यों से बहती है, उन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में तो लगभग हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ के कारण नुकसान होता ही है, और हम उसको पहले से देखकर उसकी उपाय योजना, जो आप बाढ़ प्रबंधन कह रहे हैं, वो हम नहीं करते हैं। तो ये निश्चित रूप से सरकारों की बहुत बड़ी असफलता है, और इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। बात यह है, जब तक आप दोषी नहीं ठहराओगे तब तक आप इसको, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी के विश्व की दूसरी नदियों में बाढ़ नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग मरते हैं उससे वो नहीं। आपको मालूम है, बम्बई जैसी जगह पर नदी में, वो जो मीठी नदी थी जो बिल्कुल दिखती भी नहीं है बम्बई में, उसमें 2005 में भयंकर बाढ़ आई। उसका कारण है कि वो नदी की हर आसपास जगह पर खूब सारी बिल्डिंग्स बन गई, कचरा फंसा हुआ था, सब्दू रिवर, और पानी जो बम्बई में सड़कों पे आया और उसमें हजारों लोग मर गए। तो इस तरीके की चेन्नई में आपने देखा होगा 2 साल पहले हुआ था। उत्तराखंड में भी जो उत्तरकाशी की जो घटना है 3 साल पहले की, उसमें कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो या तो बांध बन रहे हैं उसके कारण दिक्कतें आ रही है, या बाढ़ प्रबंधन है उसको हमारी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मूल बात यह है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि नदियों का स्वभाव क्या है, नदियों के जो डेप्थ है, और जो एक फार्मूला भी है उसमें ऐसा बोलते हैं कि नदियों की जो डेप्थ है, उसका जो क्षेत्र है, उसके हिसाब से उसमें पानी का कितना वॉल्यूम समा सकता है, ये वाटर के जो, मतलब पानी के जो विशेषज्ञ, उन लोगों को मालूम रहता है। और इसके आधार पर कुछ फार्मूलाज भी बने हैं जिसके चलते हम वहाँ के लोगों को, मूल बात क्या आ रही है कि हमको ये देखना है कि नदी के आसपास की जो जनसंख्या है उसकी हम सुरक्षा करें, और उनकी जो उनके जो घर हैं, छोटे घर हैं, बड़े घर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, बाकी सारी कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम यमुना के बारे में देखते हैं कि यमुना के ऊपर एनजीटी लगातार ये बोलती आ रही है कि यमुना का जो कैचमेंट एरिया है, यमुना का जो रिवर बेड है, उसमें किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो, किसी भी तरीके का उसमें निर्माण नहीं हो, लेकिन लगातार होते जा रहा है। एनजीटी बोलती है लेकिन लोग देखते नहीं हैं। तो नदी के जो स्वभाव के विरुद्ध यदि हम जाके करेंगे तो निश्चित मानव को नुकसान होगा। बिल्कुल अभिलाष जी, बाढ़ प्रबंधन के लिए जरूरी है कि नदियों का जो स्वभाव है उसको समझना जरूरी है, और बाढ़ प्रबंधन की सिर्फ बात ना की जाए, जमीन पे भी काम किया जाए। बहुत गंभीर विषय है। हर साल इस बाढ़ के कारण देश में कई राज्यों में नहीं, और हम क्या है, हम इस तरीके से चर्चा करते हैं, उसमें से हम कई बार वैज्ञानिकों को भी साथ में रखते हैं, हम वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी साथ में रखते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। जैसे अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा। बिल्कुल अभिलाष जी, बहुत गंभीर समस्या है ये, और हर साल की समस्या है। इस पर अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की भी कोशिश करेंगे कुछ और खास मेहमानों के साथ अपने। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और देखते रहिए लोकसभा टीवी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। इनसाइट में हम आज बात कर रहे हैं देश के कई राज्यों में जो बाढ़ का प्रकोप है और उसके कारण जो जान माल की हानि हो रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बाढ़ के जो विभिन्न पहलू हैं कि बाढ़ को कैसे प्रबंधन उसका किया जा सकता है, नदियों के स्वभाव को कैसे समझा जाए और शहरीकरण क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, तमाम पहलू इससे जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। इकोलॉजिकल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुधीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुधीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पर्यावरणविद आर श्रीधर जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उनसे भी हम समझेंगे और आगे चीज़ों को। सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ इस बात को कि जो बाढ़ का प्रकोप हमारे देश में है, पानी बरसेगा, हिमालय से नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में आएंगी, कोस्टल रीजन में भी जो प्राकृतिक अपना स्वरूप दिखाती है वो दिखाएगी। कैसे इस पर नियंत्रण पाया जाए? आप बारिश को तो रोक नहीं सकते हैं बरसने से, लेकिन प्रबंधन के जरिए तो कम से कम नियंत्रण हो ही सकता है। ये सवाल आज से नहीं है, जो आपने सवाल किया ये पिछले 50 साल से 60 साल से चल ही रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रबंधन करने की बात उठती ही क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो हमारा जो परिवेश है, जिस परिवेश में ये देश है, जिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये इस देश का जो उत्पत्ति हुई है, ये लैंडमास जैसे बना है, उसमें बाढ़ का आना एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। इसको आप अगर ये कहें कि इसको हम मैनेज कर लेंगे या इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो 60 साल से तो आप देख ही रहे हैं कंट्रोल हो रहा है और उसके बाद कहीं भी कुछ चीज़ें बदलती दिखती नहीं है। मुझे लगता है बाढ़ को समझने का या बाढ़ को बाढ़ के रूप में ना समझ के नदी के जीवन को समझने का, कि वो चलती कैसे है, बहती क्यों है, कैसे बहती, कितने उसमें मोड़ तोड़ हैं। हर नदी पानी लाती है ये बात तो तय है, लेकिन नदी बहती अलग अलग तरीके से है। मुझे लगता है कि नदी को बहने से लेके, उसके उद्गम से लेके उसके अंत तक हम लोगों ने उसको समझा नहीं है अभी तक। और फिर हम बात करते हैं उसके नियंत्रण की, प्रबंधन की, तो मुझे लगता है इसमें आपस में ही कि विरोधाभास है। इसलिए जो आपका सवाल है, उस सवाल में ही अगला सवाल भी है कि नियत अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है जी। तो उसमें ऐसा इसलिए है कि हमने अभी तक नदी को सही तरह से समझा नहीं, और शायद उस समझ में हम लोग और क्या कोताही बरतते जा रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं उस तरह के जो आपदाएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं। सर, लेकिन एक सवाल ये आता है कि जैसा अभी अभिलाष जी ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा, विदेशों में भी बाढ़ आती है जी, लेकिन उसका प्रकोप इतना नहीं होता है जितना हमारे यहाँ देखा जाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आप प्रकृति जो है वो अपने हिसाब से काम करेगी, नदी अपने हिसाब से चाल चलेगी, लेकिन जहाँ प्रबंधन का जो सवाल उठता है कि आप प्रबंधन करके कम से कम जो इतनी मौतें हर साल होती हैं, इतना जो नुकसान होता है, उस पर तो रोका जा सकता है। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और इससे मैं आपसे एक मत हूँ इसमें। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि जो नदी का जो बहाव है, नदी जो बहती, नदी तो अपने हिसाब से बहती है और शुरू से वैसे ही बहती आई है। अब आप उसको प्रबंध करते हैं, जहाँ उसका जो बेसिन है जिस पे बहना चाहती है, वो जगह आप रोकते हैं। यूरोप में आप जो कह रहे हैं वहाँ यही हुआ, वहाँ हिमालय जैसी नदियाँ नहीं हैं, इसलिए सवाल यहाँ ये कि वो उन नदियों का स्वरूप और उन नदियों की प्रकृति हमारी प्रकृति से अलग है, तो इसलिए उसका तुलना ना की जाए तो अच्छा रहेगा। तो इन नदियों का स्वरूप अच्छा है, और ये नदियाँ क्योंकि हिमालय से निकलती, तो इनका मुख्य काम रहा है जिसे कहते हैं ज़मीन को बनाना। हम कहते हैं कि गंगा के उपजाऊ जो क्षेत्र कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र के, वो उन नदियों का काम है ज़मीन को बनाना। तो ये लैंड बिल्डिंग रिवर्स मानी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि पानी के साथ साथ गाद बहुत लाती हैं, इनका स्वरूप, इनका व्यवहार बहुत ही अलग है। इसलिए इनको उस रूप में समझना जिस रूप में ये हैं प्रकृति में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि उसकी तुलना किसी और नदी के साथ करना। जी सर, मैं तुलना उस तरह से नहीं कर रहा जी। प्रबंधन के मामले में जरूर मैं तुलना करता हूँ इस बात की। श्रीधर जी, अभिलाष जी से मैंने समझना चाहा था उस बात को कि हमारे देश में अगर हम 3 वर्गों में बांटें, तो एक तो हिमालय से जो बहती नदियाँ हैं वो बाढ़ का कारण है, दूसरा हेवी रेनफॉल वो एक बाढ़ का कारण है, दूसरा कोस्टल रीजन जी। जो तीनों अगर हम अलग अलग दृष्टि से देखें, जो बाढ़ की समस्या है, मैं ये बार बार जो समझना चाह रहा हूँ, उस बात को समझना चाह रहा हूँ कि कैसे इस पर नियंत्रण होगा। हमने चूंकि बात की, प्रबंधन की बात की, उसके बाद हम आगे बढ़े, नदियों को जोड़ने की बात पे आगे बढ़े, तमाम लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रबंधन के नाम पर, लेकिन प्रबंधन कहीं नहीं दिखता है। और अगर मैं बात करूं इसकी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आसाम, अगर हम इस तरफ का देखें तो ये 5-6 प्रदेश जो हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि प्रबंधन करना इतना मुश्किल है इनका? मैं जो आपका
पिछला सवाल था उसके आखिरी से शुरू करता हूँ। बिल्कुल। कि ऐसा है कि जो है जब हम नदी को नहीं समझते हैं और बाढ़ आ जाती है तो फाइनली हम बोलते हैं कैसे इसको मैनेज करें, इसको कैसे हम जो है जो जान माल का नुकसान है उसको हम कैसे कम करें। तो दैट इज़ ओनली द लास्ट, जो आखिरी में हमें करना चाहिए, वो काम भी हम सही से नहीं कर रहे हैं। जी। जब से हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक कानून बना है, वो एक कानून बना है और उसके लिए बहुत स्ट्रक्चर्स बने हैं, मगर हम उसको प्रक्रिया जो अभी तक हमारा ज्ञान है और क्या हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उसमें बड़ा खाई है। तो मान लीजिए अभी देहरादून शहर है या शिमला शहर है, हम जानते हैं खतरे के इसमें, हम उसके ऊपर और बनाते जा रहे हैं क्योंकि बाढ़ का और कैसे शहरीकरण हो रहा है दोनों का हम एक साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं। शहरीकरण करने वाले शहरीकरण कर रहे हैं, बाढ़ वाले बाढ़ देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे शहर में, जैसे आपने यूरोप के नदियों के बारे में बोला, यूरोप के सड़क भी देखिए, यूरोप के सड़क में उनको स्नो निकालना है तो वो जो है बहुत ऐसे, जैसे हमारे देश में भी सड़क बनने लगे हैं, ऐसे बनाते हैं जो शैलो कैनॉल्स जैसे हैं, जो बहुत छोटे छोटे नहर जैसे हैं जहां आप उसको ड्रेज करके निकालेंगे। हम वैसे ही सड़क यहाँ बनाते हैं। तो वो जब बारिश आती है तो वही सड़क जो है हमें बड़ा सा एक नहर जैसे, नाला जैसे बन के फ्लड होके और जगह में जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ हमारे स्लम और बस्तियाँ हैं वहाँ जाके वो उनको डुबाते हैं। सो हमारे जो प्रक्रिया है, जो हम जानते भी हैं कि अगर हिमालय में ऐसे सड़क बनाएंगे तो वहाँ टूटेगा। कलियासोर में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, उसके वो ऊपर कितने हज़ारों साल तक आप सड़क बनाते रहिए वो गिरेगा, मगर हम बनाते हैं क्योंकि हमारा ये है कि हम उसमें कई और वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं। सो द होल प्रोसेस, आप उत्तराखंड में 2013 से देखिए कितना पैसा लगा और कहाँ वो सेटल हुआ प्रॉब्लम। इस बार फिर समस्या खड़ी हो गई। फिर वो एग्रेवेट हुआ। तो आपके जो मैनेजमेंट के तरीके हैं, तो आप सोचते हैं कि नदी को मैं बांध दूंगा, एक बंड बना के बांध दूंगा या बांध बना के बांध दूंगा, तो ये नहीं होगा। दे आर ओनली बैंडेड फॉर द रिवर। वो तो किसी दिन टूट के और बड़ा प्रकोप करेगा। जी, एक आपने जो बात कही थी, आपने उत्तर भारत की नदियों की बात की, फिर आपने तटीय क्षेत्रों की नदी की बात की, तो आप ही की बात में एक बात निकल के आती है कि इन नदियों का व्यवहार, इन नदियों का नेचर अलग अलग है। अगर आप पश्चिमी घाट की नदियां देखें, वेस्ट में जो बहती हैं हमारी, उनकी लंबाई आप देखें 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती है। 180 के लगभग लंबी सबसे बड़ी रिवर होगी। और आप यहाँ गंगा को देखिए, ब्रह्मपुत्र को देखिए, इनकी लंबाई देखिए, आप इनका व्यवहार देखिए, तो वो व्यवहार वहाँ जो होता है, उनका जो चाल चलन है वो बहुत अलग है, और वो मानसूनल रिवर हैं, और यहाँ जो हैं ये बिल्कुल स्नोफेड रिवर हैं। तो अब देखिए, अब लेकिन जो ट्रीटमेंट, जैसे आपने कहा ना, जो प्रबंधन, जो श्रीधर कह रहे हैं, प्रबंधन का फॉर्मूला हर जगह एक जैसा है जी। नदी का व्यवहार अलग अलग है, लेकिन आपको प्रबंध करने के लिए या तो तटबंध लगाएंगे या उसको बांध बनाएंगे। अब ये देखिए, इसका मतलब ये है कहीं समझ में फेर है हमारे कि प्रॉब्लम अलग है, लेकिन उसका सोल्यूशन हम हर जगह एक जैसे लगाते हैं, जो मुझे लगता है जहां सबसे बड़ी समस्या वहीं। जी अभिलाष जी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बाढ़ प्रबंधन में एक जो बात निहित है वो ये है कि जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए जी। तो वही, मतलब बाढ़ आती है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप से कोई मरता नहीं है आदमी। भूकंप से कब मरता है आदमी? जब हमारे यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो भूकंप निरोधी नहीं होगी तो बिल्डिंग्स गिरेंगी, बड़े बड़े भवन गिरेंगे, उसके नीचे दब के लोग मरेंगे। भूकंप आने से कोई मरता नहीं है। लाइकवाइज बाढ़ से, तो बाढ़ की जो नदी का चरित्र हमने एक बार समझ लिया और उसके आसपास यदि हमने बसाहटें नहीं रखी तो पानी कितना भी आके बह के चले जाएगा। क्योंकि वर्षा में ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाढ़ में रहेगी कोई नदी। एक स्पेल आता है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में वर्षा बंद हो गई है अब जो उसके कारण जो बाढ़ आने की जो स्थितियां थी वो धीरे धीरे अगले 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। अभिलाष जी, प्रबंधन मतलब लोगों की जान नहीं जाए और लोगों को नुकसान नहीं हो, ये प्रबंधन की बात कर रहा हूं। अभिलाष जी, कोसी की बात की जाए, कई नदियां ऐसी हैं, जैसे नेपाल से काफ़ी पानी उसमें आता है, और हर बार एक समस्या ये भी खड़ी होती है कि नेपाल से जो नदियां आती हैं उसमें कितना पानी आए, कैसे उसको रोकें। जो डैम वाला एक सवाल खड़ा होता है,
नहीं, कोसी की तो बात जैसे मैंने पहले किया, तो कोसी हर 50-100 किलोमीटर पे अपना कोर्स बदलती है। ये उसकी एक नेचुरलिटी है, जो उसकी एक अलग, जैसे अपन अभी बात करते शर्मा जी भी है, बाकी श्रीधर साहब भी, कि नदियों का अपना अपना एक अलग वो है। यदि आप नर्मदा की बात करें या गोदावरी की बात करें, जो नासिक से निकलती है या इधर अमरकंटक से निकलती, तो उनकी नदियाँ और हमारे यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट के से या हिमालय से निकलने वाली वो नदियाँ भी अलग है। तो हर नदी का अपना अपना चरित्र है। हर नदी का, नर्मदा नदी तो ऐसी बहती है जो बाकी जो नदियाँ बहती है उनकी ठीक विपरीत दिशा में बहती है। तो वो पठार की नदी है, लेकिन उसमें पानी खूब आता है। 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नदियों में बाढ़ क्यों आती है, कब आती है, इसका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या सेंट्रल वाटर कमीशन है, इन लोगों के पास जो जिम्मेदारियां हैं वो करें। साथ साथ में यदि जिला प्रशासन लोगों को बाढ़ के, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मई में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ का भी एक वो मालूम है, हाँ समय है, पूर्वानुमान है, और उस किस नदी में कितना पानी समा सकता है, इसके फार्मूलाज हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा। तो इन सब को देखते हुए यदि प्रबंधन करते हैं तो उससे नुकसान कम होगा। लेकिन जो यूरोप की जो बात हो रही थी, अमेरिका की बात हो रही, वहाँ आदमी की जीवन की कीमत है। ये मैं एक और बार वापस कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोग मर जाएंगे, 40-50 लोग असम में मर गए, हम पैसे भेजेंगे उनको, मुआवजा देंगे और फिर आके डिंडोरी बिटे, अगले साल फिर 50 लोग न मरे, ये प्रबंधन की आवश्यकता। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बाढ़ आएगी, पानी बरसेगा, निश्चित रूप से नदियों में उफान भी आएगा। जरूरी ये है कि बाढ़ का प्रबंधन ऐसा हो कि जान माल की हानि कम से कम हो। हम अपनी इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट, और इनसाइट में हम बात कर रहे हैं देश के कई राज्यों में बाढ़ और उसके कारण जानमाल की जो हानि हुई है उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है बाढ़ की, हर साल की देश के कई राज्यों में हो गई है कि स्थायी समस्या सी बन गई कि हर साल बाढ़ का आना, फिर चर्चा करना, मुआवजा देना, ये तमाम पहलू इससे जुड़े हुए हैं। एक आध और पहलू इम्पॉर्टेंट है, क्या शहरीकरण इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहकर उठता है। क्या हम नदियों का जो रास्ता है, जो नदियों की चाल है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं? अभिलाष जी, जब भी बात इस तरह की बाढ़ की होती है, नदियों में जब बाढ़ आती है, एक सवाल और उठता है शहरीकरण का। जब हम लोगों ने अपने विकास की खातिर नदियों का जो रास्ता है उसको पाट दिया, उस पर पक्के निर्माण कर दिए, तो नदी कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उससे नदियों का जो रिवर बेड जिसको बोलते हैं, या नदियों का जो अपना क्षेत्र है, जैसे हम अक्सर जब टाइगर के बारे में बात करते हैं कि टाइगर शहरों में आ रहा है, तो वो शहरों में नहीं आ रहा है, हम लोग जंगलों में घुस गए हैं। तो जब उसका जो अधिवास है उसमें यदि हम एनक्रोचमेंट करेंगे, लाइकवाइज हम नदियों के क्षेत्र में भी एनक्रोचमेंट करते चले जा रहे हैं, उसमें कचरा डाल रहे हैं, उसमें बांध बना रहे हैं, उसमें घर बना रहे हैं, उसमें फैक्ट्रियां बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से पानी का जो प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध होता है। और उसके कारण, और इसीलिए ये बात देश में बहुत अच्छी मानी गई थी कि गंगा को जब अविरल और निर्मल बनाने की बात हुई थी, तो उसका मूल बात ये थी कि उसका अविरल मतलब उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी, और वो रोक नहीं होगी तो गंगा नदी कोई आपको तकलीफ देने वाली नहीं है। लेकिन यदि आप उसके आसपास जाएंगे, फिर दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से चल रही है। तो पेड़ों का जो काम था सॉइल कंजर्वेशन में या मिट्टी को और पानी को बांध के रखने में, या उसके कारण जो, तो पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में नर्मदा के आसपास कई करोड़ वृक्ष लगाने की बात हुई। तो ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी सरकारी तौर तरीके से होते हैं। फिर उसका सर्वाइवल रेट जो पेड़ों का होता है, फिर हमको पता लगा कि 1 लाख वृक्ष का रोपण हुआ, अगले साल देखा उसमें 50,000 खत्म हो गए, अगले साल देखा उसमें 50,000, और इधर हम 50 साल पुराना वृक्ष काट देते हैं और उसके नाम पर हम कहते हैं कि हम 20 वृक्ष और लगाएंगे। अब वो 50 साल वाला जो वृक्ष जो पहले खड़ा था, उस तक वहाँ आने तक तो वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस सब पर हमारी नज़र बहुत अच्छे तरीके से रखना ज़रूरी है, और उसके उपाय मालूम है। ऐसा नहीं है कि उपाय मालूम नहीं है, पर हम उपाय कर नहीं रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ी असफलता या फेल्योर है। क्या सुनील जी, आप भी मानते हैं कि जो शहरीकरण है वो इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है? मैं शहरीकरण को थोड़ा सा और
परिभाषित करें, जी। वो लैंड यूज़ प्लानिंग की बात है कि लैंड यूज़ जो है, ज़मीन जो है उसका प्रयोग किस तरह से कहाँ हो, वो उस पर हमारे यहाँ कोई चर्चा अभी तक होती नहीं है। आप देखेंगे उपजाऊ ज़मीन जो है वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनी बन जाती हैं, या जहाँ आपने कहा जहाँ पहले पानी बहता था वहाँ जहाँ तालाब हैं वहाँ आप कोई शॉपिंग मॉल बना देते हैं। तो लैंड यूज़ प्लानिंग नाम की चीज़ इस देश में है ही नहीं। और एक और चीज़ हुआ करती है, उसको कहते हैं लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ये वेस्ट से कॉन्सेप्ट निकला, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो ज़मीन है वो किस कैपेबिलिटी की है, उसमें क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ तो ऐसा कोई चर्चा कभी आपने सुनी भी नहीं होगी। तो लैंड यूज़ और लैंड यूज़ कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के तहत ये चीज़ें आती नहीं। तो जहाँ तहाँ जिसको भी जो विकास करता चला जाएगा, क्योंकि चीज़ें सेक्टोरल ढंग से देखी जा रही हैं, चीज़ें तोड़ के देखी जा रही हैं। शहरीकरण वाले को नदी से कोई लेना देना नहीं, नदी वाले को जंगल से कोई लेना देना नहीं। नदी में तो हमारे यहाँ कल्चरल कार्यक्रम भी होने लग रहे हैं। तो अब देखिए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सेक्टोरल देख रहे हैं आप, तो जब सेक्टर में चीज़ को देखते हैं तो नदी तो सेक्टर से नहीं चलती। तो एक तो ये बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लैंड यूज प्लानिंग में बहुत गड़बड़ है। तो प्लानिंग की है। और शहरों में जो जल निकासी का प्रबंधन भी अपने यहाँ है, वो भी कहीं कहीं तो बहुत पुराना हो चुका है। उस तरह से जो नाले नाली हैं उनको भी लोगों ने पाट फूट दिया है। दूसरा ये बात है, जैसे अब अभी इसी बाढ़ की बात करें, असम की बाढ़ की बात आप कर रहे हैं, तो आप देखिए जो रेनफॉल का पैटर्न जो है, वर्षा का जो पैटर्न है, वो लगभग 2500 मिलीमीटर से लेकर 6500 मिलीमीटर तक की वर्षा होती है। आपकी तैयारी कितने मिलीमीटर की है मुझे पता लगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो एवरेज जो है, जो प्रतिवर्ष जो रेन है वो 4-4500 मिलीमीटर के आसपास हो जाती है, लेकिन ये दो महीने के अंतराल में। लेकिन ऐसे के मौके पर जो होता है वो कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो तभी बहुत इंटेंसिटी के फ्लड आ जाते हैं। अब मुझे ये समझना, अक्सर देखता हूँ जो आपने कहा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की है श्रीधर ने, एजेंसी है 2005 से लागू है, उसके पूरा पैराफर्नलिया आपको देखेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल तक, लेकिन उसकी तैयारी किस स्तर के पानी की है ये किसी को मालूम नहीं। अगर आप आज भी असम की डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट देखें या उसकी वेबसाइट पर जाके देखें तो उनकी तैयारी सब है। तैयारी ये है कि नदियाँ चलें, कश्तियाँ चलेंगी, फलन जगह ये हेल्प होगी, हेल्पलाइन नंबर ये है। भाई पानी की गिरने की क्या तैयारी है आपकी? किसी को जानकारी। और पानी गिरेगा तो कहाँ से? हाँ, और दूसरा 2500 मिलीमीटर पे क्या तैयारी है और 6.5 की क्या तैयारी है, आप बताइए मुझे। वो दोनों तैयारियां नहीं। श्रीधर जी, दो समस्याएं हैं। एक तो शहरीकरण की अक्सर सवाल खड़ा होता है, दूसरा शहरों में भी जो जल निकासी की बात हम अक्सर सुनने में आते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना पुराना हो चुका है। चाहे बात वो सीवरेज सिस्टम की जाए, कई शहरों में तो वही लगभग ध्वस्त की स्थिति में है। दिल्ली में यह समस्या है, सीवरेज की पानी इतना जमा हो जाता है। तो ये जो दो समस्याएं अपने यहाँ शहरों में, एक तो शहरीकरण, जो नदियों तक के जो उसका तट है उस तक पे निर्माण किया जा रहा है, और दूसरा जल निकासी। जी देखिए, जो जहाँ तक शहरों का पानी का प्रबंधन है वो इतना बदहालत है, और कई स्कीम्स जो है JNNURM आ गए, अभी कई अमृत स्कीम आ रहे हैं, तो ये हम लोग स्मार्ट सिटी आ रहे हैं। ये सब सोच जो है, जो कॉन्टेक्स्ट को देख के नहीं हो रहा है, कितना आबादी है, क्या है। मैं अभी आ रहा हूँ इग्नू के तरफ से जी। वो सड़क जो है करीब 1.5 साल से जो है वहाँ सूएज, ड्रिंकिंग वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन सब मिलते हैं, और कूड़ा जो प्रबंधन चाहिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे सर ने भी बताया कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो व्यवस्था है वो डिसिप्लिन हमारे में है ही नहीं। तो फिर दूसरा है, हम लोगों ने शहर का जितना बड़ा स्वरूप या स्केल उतना बड़ा किया, सूवेज सिस्टम हमने डिसेंट्रलाइज नहीं बनाए। कूड़ा प्रबंधन जो है, कूड़ा प्रबंधन में आज शहरों में क्या है, मैक्सिमम जो है जो ड्रेनेज को जो है बाधित करता है वो हमारा प्लास्टिक और जो कूड़ा ड्रेनेज के अंदर जाता है, तो बाढ़ आएगा ही। तो अभी मुझे लगता है कि अगर 3 दिन लगातार दिल्ली में बारिश हो जाए तो सिटी स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अभी पिछले साल तो इतनी शर्मिंदगी की बात है कि गुड़गांव में बारिश हुआ तो कितना 26 घंटे ट्रैफिक जाम रहा, राइट। सो खैर, अगर हम देखें तो नदियों की जो दूर के राज्य हैं उनकी बात क्या करें, दिल्ली में जो यमुना की हालत है वो सबके सामने छिपी नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं नदी की सफाई के नाम पर, लेकिन नदी साफ नहीं हुई है। अभिलाष जी, नदी जोड़ो योजना थी वाजपेयी सरकार के समय, उसे धूमधाम से शुरू किया गया था और ये सोचा गया था कि इससे तमाम फायदे होंगे। जो पानी बरसता है बाढ़ के रूप में बर्बाद हो जाता है उसका भी संचय होगा, और जो बाढ़ है उसका भी प्रबंधन एक तरह से छोटी नदियों को बड़ी से जोड़कर इस तरह सिंचाई उचाई को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो योजना तो बहुत अच्छी बन गई। मुझे याद है 300 करोड़ रुपए केवल लकीरें हैं
कागजों पे खींचने में ही खर्च हो गए थे। आरटीआई से जानकारी सामने आई थी, लेकिन नदी जोड़ो परियोजना आगे बढ़ती हुई नहीं दिखी। नहीं, आपको यदि या ये याद कितनी हो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है इसमें क्या? देखो, व्यवहारिकता में इसमें दो तरीके के मतभेद हैं, अलग अलग। कुछ लोग बोलते हैं कि नदी जोड़ो जो परियोजना है ये सही है, और पर्यावरण के कई सारे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले पर्यावरण मंत्रालय ने और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने केन बेतवा को ज्वाइन करने की बात की है, तो वहाँ पर भी विरोध हो रहा है, अलग अलग कारणों से विरोध हो रहा है। और वो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं दो, उससे उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा होगा, उसमें बात चल रही है। लेकिन उसके ऊपर भी ये बात है कि क्या बुंदेलखंड में जो पानी पहुँचाना है, जो इसका मूल उद्देश्य है, तो क्या बुंदेलखंड को और किसी जरिए से पानी पहुँचाया नहीं जा सकता? क्या इतनी टेक्नोलॉजी हमारी कमज़ोर या पिछड़ी हुई है क्या? इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हजारों वृक्ष उसमें, पन्ना नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है, उसके बहुत सारे टाइगर, उसके साथ में घड़ियाल सेंचुरी, उसके साथ में गिद्ध। लेकिन मैं फिर आपको नदी जोड़ों पे ले जाना चाहूँगा कि नदी जोड़ों परियोजना के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में सुरेश प्रभु जब मंत्री थे, जब उन्होंने शुरू किया था, खूब विवाद हुआ है। और आज भी इस बात पर कोई भी ये सहमत नहीं है कि ये नदी जोड़ो परियोजना क्या वाकई सही है। लेकिन अब एक कुछ मंत्री ने यह भी कहा कि एक बार करके तो देख लेते हैं, तो फिर देखेंगे। तो केन बेतवा को एक्सपेरिमेंटल रूप में यदि आगे बढ़ा रहेंगे तो इससे बड़ी राष्ट्रीय क्षति मैं नहीं मानता कि और दूसरी कोई हो सकती है। जी श्रीधर जी। नहीं, ये जो है, ये जो मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है, हम जो है प्रकृति को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति ही गलत है। जो चाहे सरकारें हों, जो भी ऐसे साइंटिस्ट हो या जो भी इसको ऐसे प्रबंधन करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मूलभूत से वहाँ गलती शुरू हो रही है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको इधर से वहाँ, हम अभी आप राजस्थान में जितना मर्जी सब पानी, बाढ़ का पानी, सब पानी आप राजस्थान के डेजर्ट में डाल दीजिए, वो तो पीते रहेगा। मगर वहाँ का भी जो जलवायु परिवर्तन ऐसा होगा, तो जो डिसीजेज नहीं आए और सब आएंगे। तो अभी पिछले 10 साल में हम लोग बाड़मेर जैसे जगह में हम फ्लड्स देख रहे हैं। तो हमारा जो प्रवृत्ति है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे हम इसको समझ के उसका प्रबंधन का सोच रखते हैं। तो इसको जो है, जब तक हम इस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ये सब जो है शॉर्ट टर्म जो है होगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत भयंकर वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो सीमेंट लगाने का है, लोहा लगाने का है, सड़क बनाने का है। तो इसको भी हमें समझना चाहिए। अगर इसमें परिवर्तन चाहिए तो यहाँ जो है स्वच्छता अभियान यहाँ जरूरी है। जी बिल्कुल। एक समस्या और भी आती है, जब भी बांध, छोटे और बड़े बांधों की बात होती है, तब भी इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि नदियों की चाल को रोका जा रहा है। कई और भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। और इनसाइट में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो बाढ़ की समस्या है देश में, जिसके चलते हर साल तमाम लोग अपने घर बार को खोते हैं, अपने जीवन को खोते हैं। और हर बार इस पर चर्चा होती है कैसे इस पर प्रबंधन किया जाए, कैसे रोका जाए। लेकिन असल सवाल ये है कि जब हम नदियों के बीच में जाके निर्माण करेंगे, नदियों की चाल को समझेंगे नहीं, शहरीकरण अपना विस्तार रूप धारण करेगा, तो इस तरह की समस्या और खड़ी होगी। सुधीर जी, एक सवाल अक्सर और उठता है छोटे और बड़े बांध का, उसको मैं बिजली से नहीं जोड़ूंगा जी। क्या छोटे और बड़े बांध जो हैं उनके जरिए क्या नियंत्रण पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है? क्योंकि इसको लेके भी तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं अपने देश में खास तौर से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब बांधों की चर्चा देश में हुई और बांध जब बनने लगे थे 60 के दशक से, तो ये माना गया था कि बाढ़ प्रबंधन के लिए बन रहे मल्टीपर्पज़ डैम कंस्ट्रक्शन हुई थी, बाढ़ उसका एक हिस्सा था। लेकिन अनुभव ये बताता है कि जहाँ जहाँ बांध बने वहाँ बाढ़ फिर आई है और अच्छी तरह से आई है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ ये होती है कि सेंट्रल वाटर कमीशन या जो भी एजेंसी जो इन्वॉल्व है पानी के मामले में,
वो नदी में पानी को देखती है, नदी में बहने वाले सिल्ट या गाद को नहीं देखती। तो जितने बड़े बांध हैं वो अब आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं गाद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके बाढ़ रोकने की क्षमता थी वो क्षमता बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो हिमालय से जो निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो गाद लेके निकलती, क्योंकि उनका काम, उनका नेचर जो है वो लैंड बिल्डिंग नेचर है, जो शायद वेस्ट वाली नदियों का नहीं है। तो जब लैंड बिल्डिंग नेचर है तो गाद लेके निकलेगी वो, और उसकी चर्चा कहीं भी नहीं होती। तो इसलिए बांधों में गाद मर जाती है। आप एम्बैंकमेंट बनाते हैं, तटबंध बनाते हैं, बिहार की जिक्र किया, तटबंध इतने तटबंधों में ही गाद भर जाती है तो नदी ऊपर बहने लगती है, साथ वाली ज़मीन नीचे हो जाती है, फिर बाढ़ आती है। तो आप देखिए पूरा जो आप समझ रहे, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत साधारण रूप से चीज़ें समझी जा सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि उसको हम समझना नहीं चाहते। और जैसे हमारे साथियों ने कहा कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बांध भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को, तो अब जैसे आपने बांध का जिक्र किया, ब्रह्मपुत्र के स्तर पे देखें तो बांध कहाँ बनाएंगे? छोटे की तो चर्चा ही ना करें, क्योंकि छोटे को तो वो नदी ही नहीं समझती जी। उसके लिए बड़ा बांध बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? पहले तो एक समस्या। अच्छा, अगर बड़ा बांध आपने बनाने की सोच भी लिया तो उसमें साल कितने लगेंगे, वो एक छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आप नदी जोड़ की बात भी आपने पहले हाँ। उसमें सत्र में किया जिक्र, नदी आप जोड़ेंगे। अब आज की तारीख में मैं ये मान के इसको पन्ना की बात की इन्होंने, जहाँ ये केन बेतवा की बात की, अब असम, बिहार, बंगाल इस समय पूरा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है। अगर नदी जोड़ने का कोई कार्यक्रम होता तो आप बताइए कि इस वक्त जो नदी, जो ब्रह्मपुत्र अपने आप को पानी को समेट नहीं रही है, तो उसका जो बचाव पानी वो डालते कहाँ? पहले तो ये सवाल मन में आता है। ये तो बहुत साधारण से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो नदी खुद का पानी नहीं संभाल पा रही, वो बाहर बह रही है, तो उसमें आप कौन सी जोड़ का तरीका निकालते हैं कि वो जो पानी जो बह रहा है वो किसी और नदी में चला जाता है, और किस में जाता है? उसमें भी तो पानी था। जब सब उत्तर भारत में एक ही समय में वर्षा होती है तो फिर आप जोड़ेंगे किसे? मुझे ये समझ नहीं आता पहले तो ये सब। और जोड़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, जो ये जो इस वक्त जो पानी बह रहा है, इसको क्वांटिटी को कंटेन करने के लिए, इसको ले जाने के लिए वो नदी या वो रास्ता क्या होगा और वो कितना बड़ा होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जी। हाँ, जो छोटी नदी है जिसमें आपके पास पानी का बहाव कम है, वहाँ आप जोड़ सकते हैं, उसको पाइप की तरह मान सकते हैं। लेकिन बड़ी नदियों को जोड़ना, उसको अब देखिए इसकी तरह, अब बिना जोड़े हुए जो इस तरह का असर कर सकती है, तो जोड़ने के बाद वो क्या करेगी? और दूसरे ये ध्यान रहे कि जोड़ने में जब वर्ड कहते हैं तो बांध वहाँ आता है बीच में, क्योंकि आप नदी को डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो बांध फिर आएगा वहाँ पर। तो बिना बांध के आप नदी को मोड़ोगे कैसे? तो नदी मोड़ने के लिए बांध चाहिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि नदी जोड़ना उनको लगता है कि आसानी से जुड़ जाती है। नदी जोड़ने के लिए उसे रोकना पड़ेगा, उसका बहाव को बदलना पड़ेगा, इसका मतलब बांध बनेगा। तो जिन बांध के बारे में हम अब कह रहे हैं कि बांधों से लाभ नहीं हुआ, वही बांध फिर बनेंगे। और फिर दूसरी बात है कि जो एक्सेस वाटर है, जो फालतू पानी है, वो किस रास्ते से जाएगा और वो उसका स्वरूप क्या होगा, ये तो मेरी कल्पना से परे की बात। श्रीधर जी, आप कैसे देखते हैं समस्या को? जो बांध को लेकर हमारे यहाँ चर्चा होती है, तमाम तरह के एनजीओ भी प्रदर्शन करते रहे हैं पूर्व में कि बाढ़ बड़ा हो छोटा हो, बांध बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इतने सारे क्यों बना दिए, उतने सारे क्यों बना दिए, ऐसा क्यों बना दिया, वैसा क्यों बना, तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं। कुछ धार्मिक संगठनों ने भी उठाए, कुछ एनजीओ ने भी उठाए। आप कैसे इसको देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बांध जो है इट्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये हो गया है। बांध का जैसे जो है आजकल हम समझते हैं, और अच्छी तरह से जब से इलेक्ट्रॉनिक एज आया है, कि ये भी एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है कि हम पानी को कैसे उपयोग करें, उसका एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ बांधों के साथ जो ये फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, ये सब जो है ये पुराने 1800 के सॉल्यूशंस थे, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी में 1800 से जाके, ऐसे ही सैनिटेशन में भी 1800 से आगे जो है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो एक तो मेरा ये मानना है एज अ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट दैट ये चीज़ आज भी ऐसे ही चल रही है। दूसरा, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हम जो हिमालय से आ रहे हैं, उसका हम एक बात नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये शिवालिक्स में आता है, वहाँ 110 मीटर का हाइट है अबव सी लेवल, और देखिए 110 मीटर जो है वहाँ से लेके गंगा जहाँ तक बहती है वहाँ जाता है 17,000 किलोमीटर। तो वो इस टेबल से भी बहुत फ्लैट है हमारा गैंजेटिक प्लेन, और ये करीब 10,000 फीट 12,000 फीट से नदियाँ बह रही है, एकदम से ये होता है। थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो ये जो पूरा तराई का जंगल, भब्बर तराई का जो जंगल था, वो जब से ब्रिटिश आए एकदम से उसका बहुत भारी तरह नुकसान हुआ। उसको आगे हमने उस नुकसान को और आगे बढ़ाया कि हम लोगों ने जो भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो भी डिफॉरेस्टेशन हमने और ज़्यादा किया।
तो अभी बाढ़ रोकने का, जैसे वो हिमालय से नीचे आता है, वो बाढ़ रोकने का वो जो क्षमता था उसको हमने बहुत घटा दिया, और घटा ऐसे दिया कि जो परिवर्तन है वो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कहाँ ये जाएगा। आप पिछले ज़माने में देखेंगे बोडो कचारी थे, उन्होंने उसी क्षेत्र को इतना नेचुरली मैनेज किया था, कैसे वहाँ का पानी का प्रबंधन हो। सर यहाँ पर तो नॉलेज पहले था, उसको भी हमने मिटाया, नया कोई हम लोग उसमें पेश नहीं कर पाए। सर सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग कह रहे हैं कि बांध, जैसा आपने कहा कि बांध जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। नदी जोड़ने को लेकर भी पर्यावरण सहमत नहीं है। सरकार कहती है जोड़ेंगे, और जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, शहरीकरण हमारा जो जिस स्थिति में सबके सामने है। तो मैं आप तीनों से, मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में हूँ, ये समझना चाहता हूँ क्या करें क्या, क्योंकि हम नदियों की चाल को समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जब तक समझेंगे शायद हो सकता है और देर हो जाए। नहीं बिल्कुल, मैं आज हमारे बीच में नहीं है अनुपम जी, मैं उनको याद करता हूँ कि जैसे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया का पानी का प्रबंधन एक किस्म का है। वहाँ के लोगों ने हमको दिखाया कि जहाँ चेरापूंजी में उनको पानी का दिक्कत है, मगर राजस्थान में डेजर्ट एरिया में नहीं है। तो हर एक क्षेत्र का, हर एक समुदाय का एक तरीका है कैसे वाटर मैनेज किया जा सकता है, और हमें उसको समझना चाहिए। और जहाँ हम लोगों ने शहर बना दिया, ऐसे समुदाय नहीं बचे, वहाँ हमें कितने डिसेंट्रलाइज लेवल में हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम बांध किस लिए बना रहे हैं कि किसी के पानी का जो है व्यवस्था होना चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, वो अगर नज़दीकी वहीं ख़त्म करे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी, आप क्या सोल्यूशन इसमें आपने देना चाहेंगे? शुरू के समय में आपने बात कही थी कि यूरोप की नदियों के बारे में, तो वहीं से एक हवाला लेता हूँ कि यूरोप में अगर हॉलैंड में देखें आप, क्योंकि हॉलैंड समुद्र तल के बिल्कुल आखिर वाला देश है, जो नदी बह के समुद्र में जाती है, तो पिछले कुछ सालों में उनको अनुभव हुआ कि बाढ़ वहाँ भी आने लगी। एक तो वो हॉलैंड का क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है थोड़ा सा, तो बाढ़ तो ज़्यादा वहाँ भयावह हो जाती है। तो वहाँ एक कंसेप्ट उन्होंने निकाला, रूम फॉर द रिवर, अंग्रेजी में है कि नदी को उसका जगह दीजिए आप, सिंपल। और आप अभी भी आज हॉलैंड में जाएंगे, ये बात लगभग 7-8 साल पुरानी है, उसको जब से उन्होंने रूम फॉर द रिवर किया है, कोई बाढ़ की समस्या नहीं रही कि नदी को उसके बहने का क्षेत्र दिया जाए। ब्रह्मपुत्र आज की तारीख में 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर चौड़ाई बहती है। आप उसे और संकोचित करेंगे, लैंड यूज़ प्लानिंग में आप उसको शहर बनाएंगे, उसको समेटते जाएंगे, तो वो अपना रूप आपको दिखाएगी। तो यहाँ सिर्फ हमारे देश में अगर रूम फॉर द रिवर, नदी को बहने का जो उसका जो उससे जैसे लीगल या इकोलॉजिकल उसका जो दायरा है, उसके बीच में छोड़ दें, नदी आपको कुछ नहीं करेगी। और आज तक उसने किया नहीं है, अब कर रही है क्योंकि आप उसके बीच में आगे, जैसे कि खांडेकर जी ने कहा, शेर के जहां जाएंगे तो वो मारेगा आपको। अभिलाष जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, नदी को जगह देनी चाहिए, रूम देना चाहिए उसको बहने का, लेकिन जो हालात देश के हैं, जो नदियों किनारे हम जो बर्ताव कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि उससे जगह मिलेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, अपनी बात शुरुआत ये हुई थी कि जो बाढ़ है, जो आपदा का रूप धारण करती है, उससे क्या उपाय योजना कर सकते हैं। तो उससे ये बात निकल के आ रही है कि बाढ़ क्यों आती है, नदियों का स्वभाव क्या है, नदियों के क्षेत्र में हम घुसते चले जा रहे हैं क्या, हमारा शहरीकरण कैसा हो रहा है। तो इन सब के मुझे लगता है जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, देश के राजनेता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं। कोई नया साइंस नहीं, जैसे शर्मा जी ने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है। नदी के बीच में आप घुसोगे तो आप बह ही जाओगे। मेरी चिंता सिर्फ यही है कि हम हर साल जो हमारा जान माल का नुकसान हो रहा है बाढ़ से, उसको बचाने की कार्य योजना को अच्छे तरीके से हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, जमीन पर उतारा जाए, और हम उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी क्यों तय नहीं करते। बिल्कुल, जो प्रबंधन की है उसको जमीन पर उतारने की जरूरत है, और हमें ईमानदार बनने की जरूरत है, नदियों के बारे में सोचने की जरूरत है कि उसको हम जगह दें, नदियों के स्वभाव को समझें। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।